नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे यूपी पीसीएल का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है, जो कि दोस्तों 19 मार्च 2021 को पेपर हुआ था। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है इलेक्ट्रीशियन का। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्यूटर का जो पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो वहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो हम लोग टेक्निकल पोर्शन जो है हम लोग उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर आइए हम लोग टेक्निकल का जो भी क्वेश्चन है आइए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा टेक्निकल का अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डोमेन नॉलेज जो है यहाँ पर टेक्निकल जो क्वेश्चन है आइए हम लोग इसको यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली एक प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान 120 एम्पीयर है। इसके तात्कालिक मान के लिए क्या समीकरण होगा? तो देखिए दोस्तों 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली एक प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान दोस्तों अगर 120 एम्पीयर है, तो इसका जो तात्कालिक मान होगा दोस्तों, इसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा दोस्तों आपका कि I इक्वल टू 120 साइन 120 पाई टी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में द्विदिशीय विद्युत धारा क्षमता होती है? तो देखिए जिस उपकरण में द्विदिशीय विद्युत धारा क्षमता होती है वो रहता है RCT। तो RCT यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण में बैटरी एक आवश्यक घटक होती है? तो देखिए दोस्तों जिस उपकरण में बैटरी का आवश्यक घटक होती है दोस्तों वो हमारा रहता है यूपीएस। तो यूपीएस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों चौथा क्वेश्चन कि डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाने वाला कन्वर्टर का नाम क्या है? तो देखिए डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो कन्वर्टर होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला इन्वर्टर। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या इल्यूमिनेशन से संबंधित है? इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीपन से क्या संबंधित है? तो देखिए प्रदीपन जो है दोस्तों ये लैम्बर्ट का अवशोषण नियम से संबंधित है। ठीक, तो अवशोषण के नियम से दोस्तों इल्यूमिनेशन संबंधित है। छठा क्वेश्चन है कि एक हैलोजन लैंप का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए हैलोजन जो लैंप होता है इसका जो जीवन काल होता है दोस्तों 2000 से 3500 घंटा होता है। ठीक, तो 2000 से लेकर 3500 घंटा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां कि एक महासागरीय तरंग द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो देखिए महासागरीय तरंग द्वारा जो उत्पादित होता है दोस्तों विद्युत शक्ति, उसका जो हम लोग निर्धारण करते हैं दोस्तों ज्यावक्रीय जल तरंग के द्वारा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है कि CFL का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए दोस्तों CFL का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक, तो CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। तो यहाँ पर इसका पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां है कि किस प्रकार की पारेषण लाइनों की प्रारंभिक लागत अधिक होती है? तो देखिए जिस प्रकार के पारेषण लाइनों की जो प्रारंभिक लागत अधिक होती है वो रहता है कि अंडरग्राउंड पारेषण लाइन। 10वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण में प्रयुक्त कैपेसिटेंस गुणक का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माप के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है उच्च एसी वोल्टता के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा उच्च एसी वोल्टता। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के तापमान में वृद्धि के साथ इसकी सुग्राहिता पर क्या प्रभाव होगा? तो देखिए एक लौह चुंबकीय पदार्थ के तापमान में वृद्धि के साथ इसकी सुग्राहिता पर जो प्रभाव होगा दोस्तों वो क्या होगा कि वह घटेगा। ठीक, तो ये आपका घटेगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है कि फेरांति प्रभाव में पारेषण लाइन के अभिग्राही छोर पर प्रेषक सिरे की तुलना में वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों ये आपका क्या करता है ये बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है किस मितव्ययी विद्युत शक्ति प्रणाली संचालन में हानि गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किस मितव्ययी विद्युत शक्ति प्रणाली संचालन में हानि गुणांक का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सभी लोड विविधताओं की मितव्ययी लोडिंग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक संतुलित थ्री फेज प्रणाली के लिए शून्य अनुक्रम घटकों का मान क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका शून्य। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइप एकल फेज प्रेरण मोटर आरंभिक प्रकार के रूप में
प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो रहता है दोस्तों आपका वोल्टेज डीप मोटर। तो वोल्टेज डीप मोटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपभोग के प्रशुल्क को प्रभावित नहीं करेगा? तो ये जो प्रभावित नहीं करेगा कि जुड़े हुए एनर्जी मीटरों की संख्या। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में I इक्वल टू माइनस 1.6 मिली एम्पियर है, V इक्वल टू माइनस 6.3 वोल्ट है, तो R के मान की गणना करें। तो यहाँ पर जो R का मान निकल कर आएगा दोस्तों वह 3.94 किलो ओम आएगा। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका विद्युत शक्ति प्रणाली की लोड प्रवाह गणना में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये रहता है दोस्तों उच्च पवन ट्रांसमिशन विधि। तो उच्च पवन ट्रांसमिशन विधि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि पवन टरबाइन प्रणाली द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किस प्रकृति की होती है? तो ये दोस्तों होता है एसी प्रकृति का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर में आदि प्रवर्तक किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है दोस्तों आर्मेचर से। सेल प्रकार के परिणामित्र में क्षरण विद्युत धारा किसके द्वारा कम की जाती है? तो देखिए सेल प्रकार के परिणामित्र में क्षरण विद्युत धारा जो कम की जाती है दोस्तों हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग की सैंडविचिंग करके। 22 नंबर क्वेश्चन है कोई लोड न होने पर एक आदर्श परिणामित्र में प्राथमिक वोल्टता और द्वितीयक वोल्टता के बीच कितना कालांतर या फेज डिफरेंस होता है? तो ये होता है दोस्तों 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी थ्री फेज प्रेरण मोटर की गति को किसके द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है? तो ये जो उत्क्रमित किया जा सकता है दोस्तों किसी भी दो सप्लाई लाइन स्पीड को परस्पर बदल कर किया जा सकता है। एचवीडीसी ट्रांसमिशन में प्रयोग न किए जाने वाला अवयव क्या है? तो देखिए एचवीडीसी ट्रांसमिशन में प्रयोग न किया जाने वाला दोस्तों जो अवयव है वह है सोलर पीवी। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि चुंबकीय सुग्राहिता का उचित संबंध क्या है? तो देखिए चुंबकीय सुग्राहिता का जो उचित संबंध है दोस्तों वो चुंबकन या चुंबकीय बल है। 26 नंबर क्वेश्चन है किसी बैटरी की धारिता किससे दर्शाई जाती है? तो देखिए किसी बैटरी की जो धारिता दर्शाई जाती है दोस्तों वो एम्पियर घंटा से दर्शाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या महासागरीय ऊर्जा का एक रूप नहीं है? तो देखिए महासागरीय ऊर्जा का जो रूप नहीं है वो है वाष्प ऊर्जा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि केबलों पर चालकों के इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? तो देखिए केबलों पर चालकों के इंसुलेशन की मोटाई जो निर्भर करती है वह संचालित वोल्टता पर निर्भर करती है। 29 नंबर क्वेश्चन है लैंप को संचालित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण परिपथ का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स बैलास्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वह रेट जिस पर बैटरी की धारिता का निर्माण किया जाता है क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों वह रेट पर जिस पर किसी बैटरी की धारिता का निर्माण किया जाता है वह दोस्तों सी रेट कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टेज सेल किसमें होते हैं, मतलब कौन से पदार्थ होते हैं? तो देखिए जो प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं दोस्तों वो अर्धचालक पदार्थ होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है किसी सोलर पीवी या पीवी वक्र कैसा होता है? तो किसी सोलर पीवी का पीवी वक्र जो होता है दोस्तों वो दोस्तों अरेखीय होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है किसी 8421 द्विआधारी कूटित दशमलव में निम्नलिखित में से क्या एक अमान्य व्यंजक है? तो वो है दोस्तों 1101 है। 34 नंबर क्वेश्चन है किसी परिणामित्र में तेल का कार्य क्या प्रदान करना होता है? तो देखिए किसी परिणामित्र में तेल का कार्य जो प्रदान करना होता है वो रहता है विद्युत रेधन और शीतलन। तो विद्युत रोधन और शीतलन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र के संस्थापना का अधिमानित स्थान कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका पहाड़ी क्षेत्र। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पावर ट्रांसमिशन लाइनों में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये रहता है दोस्तों एचवीडीसी ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर एचवीडीसी ट्रांसमिशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि वह मोटर जो एसी के साथ साथ डीसी की आपूर्ति पर भी चल सकती है क्या कहलाती है? ये दोस्तों हमारा कहलाता है यूनिवर्सल मोटर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओवरलोड रिले नहीं है? तो देखिए ओवरलोड रिले जो नहीं है वो है दोस्तों स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतीय प्रणाली के लिए कम लागत वाली सुरक्षा क्या है? तो देखिए विद्युतीय प्रणाली के लिए कम लागत वाली जो सुरक्षा है दोस्तों वह रिवायरेबल फ्यूज है।
40 नंबर का क्वेश्चन है कि एक 220 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल वाइंडिंग एकल फेज प्रेरण मोटर 97% तुल्यकालिक गति से चलता है तो सर्पण यश का मान क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 0.03। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक 100 किलो वाट 200 वोल्ट लंबे शंट कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य है तो आपूर्तित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो आपूर्तित विद्युत धारा का दोस्तों जो मान आएगा वो आएगा 500 एम्पियर। 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि किसी 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 8 पोल हैं और वह 20% सर्पण पर प्रचालित होता है तो रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो यह आएगा दोस्तों आपका 10 हर्ट्ज। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल केज इंडक्शन मोटर का क्या लाभ होता है? तो ये होता है निम्न प्रवर्तन धारा। तो निम्न प्रवर्तन धारा यहाँ पर 43 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है किसी परिणामित्र पर खुला परिपथ परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों लव हानि का निर्धारण करने के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए यदि यह सर्पण है तो रोटर के पावर इनपुट के लिए व्यंजक क्या होगा? ये होगा दोस्तों P मैकेनिकल बटे 1 माइनस एस। 46 नंबर क्वेश्चन है किसी परिणामित्र की कोर के पदार्थ के लिए शैथिल्य पास यानी कि हिस्टैरिसीस लूप कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों आपका लंबा और सकरा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है किसी बैटरी की प्रयोग करने योग्य धारिता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों निस्सरण की गहराई। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या किसी पारेषण लाइन में श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों से संबंधित है? तो ये रहता है कि उपतुल्यकालिक अनुनाद का निर्माण। 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी डायोड के प्रचालन की गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए दोस्तों किसी डायोड के प्रचालन की गति का जो निर्धारण होता है दोस्तों वह उत्क्रम पुनर्प्राप्ति समय, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत संयंत्र अक्षय ऊर्जा का प्रकार है? तो देखिए जो विद्युत संयंत्र अक्षय ऊर्जा का प्रकार है वो दोस्तों है चुंबकीय तरल गतिकी। तो चुंबकीय तरल गतिकी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 51 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्तित के रेटेड वोल्टेज के संबंध में बिना लोड वाले वोल्टेज से रेटेड वोल्टेज में प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों वोल्टता विनियमन। तो वोल्टता विनियमन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि किसी चालक के लिए विद्युत धारा घनत्व का उचित संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन है किसी डीसी जनरेटर के समानांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से क्या एक स्थिति नहीं है? तो किसी डीसी जनरेटर के समानांतर संचालन के लिए जो एक स्थिति नहीं है वो है कि समान प्रचालन तापमान। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक उस आवधिक वोल्टता का आरएमएस मान क्या होगा जिसमें समान समय अंतरालों के लिए निम्नलिखित मान अचानक एक मान से अगले मान में बदलते हैं? तो ये जो लाइन दिया गया है आदि है ये होगा दोस्तों आपका 31 वोल्ट। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक 3 फेज प्रेरण मोटर की गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है या नियंत्रित की जाती है? तो एक 3 फेज प्रेरण मोटर की गति जिसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है दोस्तों वो रहता है कि आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण द्वारा। 56 नंबर क्वेश्चन है स्थिर गति प्रचालन के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्थिर गति प्रचालन के लिए जिस मोटर का प्रयोग किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका तुल्यकालिक मोटर। अब देखिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है एक डायोड के जेनर क्षेत्र के गुण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों वोल्टता विनियमन। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भू संपर्कित परिणामित्र का प्रयोग कब किया जाता है? तो देखिए भू संपर्कित परिणामित्र का प्रयोग जो किया जाता है जब न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है किसी विशिष्ट पदार्थ के लिए अपवर्तन सूचकांक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये परिभाषित किया जाता है दोस्तों आपका कि निर्वात में प्रकाश की गति बटे पदार्थ में प्रकाश की गति से। अब देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेषण लाइन प्रचाल प्रचाल प्राचलों के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो प्रेषण लाइन प्राचलों के लिए जो सही है वो रहता है कि -AD + BC = -1।
61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इन्वर्टर डीसी संचालित प्रणाली में उपयोग किया जाता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब देखिए यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए सर्पण आवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सर्पण गुणे लाइन आवृत्ति। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निलंबन यानी कि सस्पेंशन प्रकार के विद्युत रोधी इंसुलेटर किसके अधीन होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपके तनन प्रतिबल के अधीन होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी सेल के ध्रुवों को जब 4 ओम वाले किसी बाहरी प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तो उसका ईएमएफ 2.1 वोल्ट से गिरकर 1.8 वोल्ट हो जाता है। बाहरी प्रतिरोध से बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों 0.45 एम्पियर। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी पवन टरबाइन के विद्युत शक्ति वक्र पर निम्नलिखित में से क्या एक प्राचल नहीं है? ये होगा आपका तापीय सीमा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों में यांत्रिक दृष्टिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम। किस प्रकार का दोष एक सममित दोष है? तो देखिए जिस प्रकार का दोष एक सममित दोष है वो है थ्री फेज लघुपथित दोष। तो थ्री फेज लघुपथित दोष एक सममित दोष है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केबलों में इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जाता है? तो देखिए जो हमारा तांबा होता है, तांबे का प्रयोग केबलों में इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के डायोड के लिए उत्क्रम पुनर्प्राप्ति समय न्यूनतम होता है? तो साल्की डायोड जो होता है दोस्तों, साल्टकी डायोड यहाँ पर, ठीक, तो साल्टकी डायोड के लिए उत्क्रम पुनर्प्राप्ति समय न्यूनतम होता है। तो साल्टकी डायोड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारेषण लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन है वो है कि वोल्टता नियंत्रण और प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति नियंत्रण परस्पर संबंधित होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि लैंप एफिकैक्सी शब्द को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो लैंप एफिकैसी शब्द को दोस्तों जो परिभाषित किया जाता है ये किया जाता है उत्सर्जित कुल प्रकाशमान अभिवाह बटे कुल लैंप पावर इनपुट। 72 नंबर क्वेश्चन है कि विकिरण मिति में विकिरण अभिवाह की इकाई क्या होती है? तो विकिरण मिति में विकिरण अभिवाह की जो इकाई होती है वो वाट होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बीजेटी को एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करना हो तो उससे किस क्षेत्र में कार्य करना होगा? तो होगा दोस्तों आपका सक्रिय क्षेत्र में कार्य करना होगा। तो यदि एक बीजेटी को एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करना हो तो उसे सक्रिय क्षेत्र में कार्य करना होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक यन प्रकार का पदार्थ उन अशुद्धि युक्त तत्वों का समावेश करके निर्मित किया जाता है जिसमें क्या होते हैं? तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि गैलियम आर्सेनाइड किस प्रकार का पदार्थ है? तो गैलियम आर्सेनाइड दोस्तों ये हमारा अर्धचालक प्रकार का पदार्थ होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, इनकैंडिसेंट लैंप ग्लास इन्वेलप में क्या सम्मिलित होती है या होता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका नाइट्रोजन और आर्गन गैस का मिश्रण। 77 नंबर क्वेश्चन है कि विसरित अशुद्धियों को जिन्हें ग्राही परमाणु कहा जाता है उसमें क्या होते हैं? तो देखिए विसरित अशुद्धियों को जिन्हें ग्राही परमाणु कहा जाता है उसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक फैक्ट्स उपकरण है? फैक्ट्स उपकरण जो है दोस्तों STAT COM है। 79 नंबर क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुवों का अभाव होता है वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए जिन पदार्थों में अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुवों का अभाव होता है वो दोस्तों प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, ग्रिड में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थैतिक उपकरण क्या कहलाता है? यह कहलाता है फैक्ट्स उपकरण। पवन टरबाइन के MPPT नियंत्रण को किसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो सन ट्रैकर के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो पवन टरबाइन के MPPT नियंत्रण को सन ट्रैकर के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, घर के लिए वायरिंग प्रणाली का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों निवासियों की संख्या। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग एकल फेज प्रेरण मोटर के कार्य का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है? ये रहता है दोस्तों क्रॉस फील्ड सिद्धांत। तो क्रॉस फील्ड सिद्धांत में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी लैप वुंड वाली डीसी मशीन में
समानांतर मार्गों ए और ध्रुवों पी की संख्या बीच सही संबंध क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों ए इक्वल टू पी होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक डीसी मोटर में यदि फैराडे लेंज संबंध को त्रिकोणीय आकार की अभिवाही तरंग पर अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आयताकार वोल्टता तरंग होगी। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर पिच वाइंडिंग में सही संबंध क्या है? तो देखिए कम्यूटेटर पिच वाइंडिंग में जो सही संबंध है ये है दोस्तों कि कम्यूटेटर खंडों की संख्या इक्वल टू आर्मेचर कुंडलियों की संख्या। 87 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में VL के मान की गणना करें। तो ये होगा दोस्तों आपका यहाँ पर VL का जो मान होगा ये होगा दोस्तों आपका 15 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 88 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित विशेषता नहीं है? तो आवृत्ति जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित विशेषता नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि सब स्टेशन विद्युत उप संस्थान में सिंगल बस बार विन्यास के लिए उपयोग की जाने वाली वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? तो ये होता है दोस्तों 33 किलो वोल्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं किसी 3 फेज प्रेरण मोटर स्क्वायरल केज रोटर में क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर चालन पदार्थ के ठोस दंड रोटर के खांचों में स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक ओर अंत्य वलयों के माध्यम से शॉर्ट किए जाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल बिछाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए भूमिगत केबल बिछाने के लिए जिस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों वो रहता है कि न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना। 92 नंबर क्वेश्चन है किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में यदि सर्पण का मान 1 हो तो रोटर क्या होगा कि अवरुद्ध स्थिति में है। किसी ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के विफल होने पर निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो अनुपयुक्त सत्यापन। 94 नंबर क्वेश्चन है किसी एकल फेज प्रेरण मोटर में शेडेड पोल वाइंडिंग का प्रयोग मोटर को किसके लिए सक्षम करने हेतु किया जाता है? तो देखिए किसी एकल फेज प्रेरण मोटर में शेडेड पोल वाइंडिंग का प्रयोग मोटर को स्वप्रवर्तन के लिए दोस्तों सक्षम करने हेतु किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है एक हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप किस प्रकार का लैंप होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका डिस्चार्ज लैंप। तो यहाँ पर आपका 95 का दोस्तों चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए यदि यस सर्पण है ns तुल्यकालिक गति है तो n 3 फेज प्रेरण मोटर की वास्तविक गति है तो उसके लिए सही संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? तो ये दर्शाया जाएगा n इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस एस। 97 नंबर क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बाधा प्रणाली। 98 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर पीवी अनुप्रयोगों में अनियमित विद्युत ऊर्जा को विनियमित ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला विद्युत प्रतिपथ क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिपथ के लिए वोल्टता और विद्युत धारा निम्नलिखित रूप में दी गई हैं। तो Vt इक्वल टू है 160 साइन 6280 टी प्लस पाई बाई 3b। आई इक्वल टू है कि 9.5 साइन 6280 टी प्लस पाई बाई 2a। ठीक, तो यहाँ पर शक्ति गुणक कोण का जो मान होगा दोस्तों ये होगा आपका 30 डिग्री अग्रगामी। अब यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन है कि एक आदर्श डिस्टकारी के लिए टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD का मान कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों आपका 0। ठीक, तो 100 का यहाँ पर पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि एक डीसी सीरीज मोटर गलती से किसी एकल फेज AC आपूर्ति से जुड़ी हो तो उत्पादित बल आघूर्ण कितना होगा? तो देखिए यदि एक डीसी सीरीज मोटर गलती से किसी एकल फेज AC आपूर्ति से जुड़ी हो तो उत्पादित जो बल आघूर्ण होता है दोस्तों वह स्पंदमान और एक दिशी होता है। तो स्पंदमान और एक दिशी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। अब देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छे स्रोतों से अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली कलन विधि क्या कहलाती है?
तो देखिए अच्छे स्रोतों से अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली कलन विधि होती है वह दोस्तों एमपीपीटी कहलाती है। 103 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अनंत बस में कौन से दो परिमाण स्थिर होते हैं? तो देखिए किसी अनंत बस में जो दो परिमाण स्थिर होते हैं दोस्तों वह वोल्टता और आवृत्ति होते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन है कि एक एकल फेज परिणामित्र जिसकी क्षमता 25 किलो वोल्ट एम्पियर 2200/220 वोल्ट 50 हर्ज है कि द्वितीय वाइंडिंग की निर्धारित विद्युत धारा क्या होगी? ये होगा दोस्तों 113.64 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर 105 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पर कि फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग डट 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 में संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग हम लोग प्रेरित्र में संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है। 106 नंबर का क्वेश्चन है, किसी इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाली बैटरी किससे जुड़ी होती है? तो देखिए दोस्तों किसी इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाली जो बैटरी होती है दोस्तों वह इन्वर्टर के इनपुट से जुड़ी होती है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या परमाणु भट्ठी को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं इंग्लिश में, एक भाग नहीं है? तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर का जो भाग नहीं है दोस्तों वो है न्यूक्लियर बैटरी। ठीक, जबकि दोस्तों जो न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है उसमें शील्डिंग मॉडरेटर और इसका रिएक्टर कोर ये सब लगे होते हैं। ठीक, 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्युमिनियम विद्युत अपघटनी संधारित्र है? देखिए जो एल्युमिनियम विद्युत अपघटनी संधारित्र है दोस्तों वह है डीसी प्रकार का संधारित्र है। 109 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में स्रोत की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों ये जो स्रोत आपको सिंबल में दिखाया गया फिगर, ये जो आपको स्रोत दिख रहा है दोस्तों ये है आपका विद्युत धारा नियंत्रित वोल्टता स्रोत। ठीक, तो विद्युत धारा नियंत्रित वोल्टता स्रोत का यह फिगर दिखाया गया है। 110 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, किसी डीसी मशीन में मुख्य ध्रुव संरचना किस पर प्रदान की जाती है? तो देखिए किसी डीसी मशीन में मुख्य ध्रुव संरचना जो प्रदान की जाती है वह स्टेटर पर प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर स्टेटर आपका हो जाएगा। अब देखिए 111 नंबर क्वेश्चन है कि लाइटिंग डिजाइन गणना के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए लाइटिंग डिजाइन गणना के लिए जो आवश्यक नहीं है वो रहता है दोस्तों कि उस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों या व्यक्तियों का भार। 112 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक बैटरी का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए द्वितीयक बैटरी का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 113 नंबर क्वेश्चन है, टाइम डोमेन वोल्टेज Vt इक्वल टू 100 cos 400t-30 वोल्ट का फेजर निरूपण क्या होगा? तो देखिए इसका जो फेजर निरूपण होगा दोस्तों वो होगा V इक्वल टू 100 और ये जो कोण है -30 डिग्री वोल्ट, यानी कि पीछे रहेगा। अब देखिए 114 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, एक चल कुंडली डायनामोमीटर टाइप में किस प्रकार का अवमंदन प्रयुक्त होता है? तो देखिए एक चल कुंडली डायनामोमीटर टाइप में जो अवमंदन प्रयुक्त होता है दोस्तों वह रहता है वायु घर्षण। 115 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में दिए गए प्रेरित्र के लिए समय अनुच्छेद Vt इक्वल टू L di/dt है, इसका रेखीय फेजर निरूपण क्या होगा? इसका जो फेजर निरूपण होगा दोस्तों फिगर का ये है V इक्वल टू j ओमेगा L है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 116 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैटरी में 20 सेल लगे हैं जिनमें से प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। वे प्रति पंक्ति में श्रेणी क्रम में 5 और अन्य 4 पंक्तियों में समानांतर क्रम में जुड़े हैं। बैटरी के आउटपुट टर्मिनल पर ईएमएफ कितना होगा? तो ये जो ईएमएफ होगा वो होगा 7.5 वोल्ट का। अब देखिए यहाँ पर है और क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 117 नंबर का कि एक वाट मीटर किससे बना होता है? तो देखिए दोस्तों जो वाट मीटर होता है यह बना होता है दोस्तों दो कुंडलियों से, एक धारा कुंडली और एक संभावित कुंडली से। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में दर्शाए गए सिग्नल का औसत मान क्या होगा? तो देखिए निम्नलिखित आकृति में दर्शाए गए सिग्नल का जो औसत मान होगा दोस्तों वो होता है 6.67 वोल्ट। ठीक, तो 6.67 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका सिग्नल का औसत मान।
119 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रत्यावर्तनों के बीच फेज अंतर का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र इनमें से कौन सा होता है? तो ये रहता है दोस्तों सिंक्रोस्कोप। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए, जिसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं रहती है वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स बैलास्ट। 121 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल गेट गुणन प्रचालन निष्पादित करता है? तो देखिए, जो डिजिटल गेट गुणन प्रचालन निष्पादित करता है वो रहता है एंड गेट। यहाँ पर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड गेट। 122 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरेसेंट लैंप को किस पर संचालित करना चाहिए? तो देखिए, जो फ्लोरेसेंट लैंप होता है वह बेहतर प्रदर्शन के लिए उच्च आवृत्ति संकेतों पर संचालित करना चाहिए। 123 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की पारेषण लाइन में अभिग्राही छोर और प्रेषक छोर पर आवृत्ति के भिन्न मान हो सकते हैं? यह रहता है HVDC। 124 नंबर क्वेश्चन है, एसी वोल्टता नियंत्रक का प्रयोग किसको किसमें वोल्टता में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, एसी वोल्टता नियंत्रक का प्रयोग दोस्तों एसी को एसी वोल्टता में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि शंट एडमिटेंस सर्किट के लिए प्रेषण लाइन प्राचल क्या है? तो ये रहता है दोस्तों आपका A = 1, B = 0, C = Y, D = 1। 126 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, जो ज्वार उत्पन्न होते हैं दोस्तों वह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण उत्पन्न होते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है, यदि सौर किरणन बढ़ता है तो सोलर पीवी के लिए पावर आउटपुट क्या होगा? तो वह पावर आउटपुट जो होगा दोस्तों वह बढ़ता है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि शैथिल्य हानि जिसे कि हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं किस कारक पर निर्भर करता है? तो यह अभिवाह घनत्व और आवृत्ति पर निर्भर करता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग प्रणाली बहुत महंगी है? तो देखिए, जो वायरिंग प्रणाली बहुत महंगी होती है वह रहता है कंड्यूट वायर। तो कंड्यूट वायरिंग जो होता है यह बहुत महंगा होता है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि परिणामित्र की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होती है? तो देखिए, परिणामित्र की अधिकतम दक्षता के लिए जो शर्त होती है दोस्तों वह ताम्रहानि या लौह ताम्रहानि बटे लौह हानि = 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर 131 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि 50 हर्ट्ज वोल्टता उत्पन्न करने के लिए दो पोल वाले तुल्यकाली जनरेटर की गति क्या होगी? तो होगा दोस्तों आपका 3000 RPM। 132 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में Ix का मान क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो Ix का जो मान आएगा वो -400 मिली एम्पियर आएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, जब एक PMMC उपकरण के टर्मिनल पर विभवांतर 75 मिली वोल्ट है तो वह 25 मिली एम्पियर का पाठ्यांक दर्शाता है। 50 एम्पियर के संगत फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो 1.5 मिली ओम होगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय या संदर्भ बस के लिए अज्ञात प्राचल है? तो ये है दोस्तों आपका सक्रिय विद्युत शक्ति, प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति। 135 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार उस आर के मान की गणना करें जिसके लिए लेखा चित्र नीचे दिया गया है। तो ये जो रेखा चित्र है दोस्तों ये होगा आपका 2 ओम का। अब देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 136 कह रहे एक डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है? देखिए, डीसी शंट जनरेटर जो होता है ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। 137 नंबर क्वेश्चन है, किसी एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि टीएफ अग्रगामी बलाघूर्ण है और टीवी पश्चगामी बलाघूर्ण है तो परिणामी बलाघूर्ण टी क्या होगा? तो ये टी इक्वल टू होगा दोस्तों टीएफ माइनस टीवी होगा। 138 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मोटरों में इंटरपोल्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, डीसी मोटरों में इंटरपोल्स का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों वह कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए किया जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय रूप से मृदु पदार्थों में क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय रूप से मृदु पदार्थों में दोस्तों उच्च पारगम्यता होती है। 140 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग का क्या कारण होता है? तो देखिए, किसी प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग का जो कारण होता है दोस्तों वह गुणित स्वर होता है। 141 नंबर क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली मोटर का तुल्यकाली प्रतिघात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों पार्टियर विधि का प्रयोग। 142 नंबर क्वेश्चन है, यदि मशीन में 4 ध्रुव 22 स्लॉट और 6 कॉइल हैं तो लैप वाइंडिंग डीसी मशीन के लिए कॉइल स्पैन का मान क्या होगा? जिसके लिए होगा दोस्तों ये आपका 5 स्लॉट।
143 नंबर क्वेश्चन है, किसी ताप विद्युत संयंत्र में सुपर हीटर की भूमिका क्या होती है? तो देखिए, किसी ताप विद्युत संयंत्र में सुपर हीटर की जो भूमिका होती है या विशेषता होता है वो रहता है कि वाष्पित से निकलने वाली वाष्प की नमी को हटाना। 144 नंबर क्वेश्चन है, किसी अति खिंचाव युक्त केबल जिसे कि हम लोग सुपर टेंशन केबल कहते हैं की वोल्टता की रेंज क्या होती है? तो 11 से 33 किलो वोल्ट होती है। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ट्रांजिस्टर नहीं है। तो ट्रैक जो होता है दोस्तों, ये हमारा ट्रांजिस्टर नहीं है। 146 नंबर क्वेश्चन है, किसी सौर पीवी द्वारा अपने आउटपुट टर्मिनल पर उत्पन्न वोल्टता कैसी होती है? तो वह डीसी वोल्टता होती है। केबलों में अंतर आवरणों का प्रयोग करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो यह है दोस्तों आपका समान प्रतिबल विवरण के लिए। 148 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो देखिए, भूमिगत केबल बिछाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ होता है दोस्तों वो रहता है जस्तीकृत इस्पात के तार। 149 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत रोधी इंसुलेटर के प्रतिरोध का तापमान में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दोस्तों होगा आपका घटेगा, प्रतिरोध घट जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है कि कंड्यूट वायरिंग प्रणाली की विश्वसनीयता कैसी होती है? तो देखिए, कंड्यूट वायरिंग प्रणाली की जो विश्वसनीयता होती है वह बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का यूपीपीसीएल टीजीटी 2 का पेपर था। ठीक, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से दोस्तों टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर, तो वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा ग्रुप आ जाएगा। तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और वहाँ पर यूपीपीसीएल से रिलेटेड कैंडिडेट हैं, वहाँ पर आपका हर एक चीज़ का वहाँ पर सोल्यूशन होगा। वहाँ पर स्टडी रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।